न्यूज 18 आप देख रहे हो और आइए अब आपको दिखाएंगे खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करेंगे चमोली की, जहां के माणा में एवलांच में फंसे हुए मजदूरों के लिए आज एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस समय के अपडेट्स आपको दे देते हैं। कल यानी कि शनिवार के दिन खराब मौसम के चलते और अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन को रोका गया था, लेकिन आज एक बार फिर से सुबह तड़के रेस्क्यू ऑपरेशन राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। अभी तक 4 मजदूर फंसे हुए हैं जो जानकारी मिल रही है। अब उन्हीं को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 17 मजदूर कल निकाले गए थे। 50 मजदूरों को कुल मिला के निकाल लिया गया है। 4 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर सुरक्षित खुद ही अपने घर हिमाचल पहुंच गया है। भारी बर्फ होने की वजह से 3 कंटेनर ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। आर्मी आईटीबीपी इन कंटेनरों का पता लगाने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। कंटेनरों की तलाश के लिए आर्मी के स्निफर डॉग्स की तैनाती भी की गई है। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है चमोली के वाणा गांव में, जहां पर लैंडस्लाइड के बाद 55 लोग यहां फंस गए थे, बर्फ में दब गए थे। 50 लोग निकाले जा चुके हैं। एक व्यक्ति खुद अपने घर चला गया है। 4 लोगों को अब निकालने के लिए, अस्पताल पहुंचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन फिर शुरू किया गया है। तो वहीं आपको बताएं कि इन 55 मजदूरों में नैनीताल के रहने वाले 2 भाई नरेश बिष्ट और दीक्षित बिष्ट भी शामिल थे, जो कि मौत को मात देकर लौटे हैं। बर्फीले तूफान के बीच में दोनों को रेस्क्यू के दौरान सेना ने बचाया है। तो अब आपको जानकारी दे रहे हैं उन लोगों की जो अपने घर सुरक्षित पहुंचे हैं। किसे करा बेटे? तो अभी ये रानी का स्टेशन में काम कर रहा था, जहाँ ये एयरलाइन आया है। इससे पहले मेगा में था। मैं तो पता था कल लग गया था, लेकिन बात आज हो गई। हाँ, एक भतीजा है, वो भी ठीक है, वो भी हाँ, अभी तो कोई वैसे किसी की कोई जानकारी नहीं है हमको। बेटा यहाँ वहाँ बद्रीनाथ वन माड़े गांव में रहता था। कल न्यूज से हुई, न्यूज से चला पता हमको। बात हुई। हाँ, क्या कहें अब, उसकी वो बच गया। हमारे लिए सभी सबसे बड़ा वही है खुशी। नितिन सेमवाल मेरे सहयोगी इस समय लाइव मौजूद है ग्राउंड जीरो से। सीधे रुख करेंगे नितिन सेमवाल की तरफ। नितिन सेमवाल, आज की सुबह बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए, जानकारी जो मिली है उस पर आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे कि एक बार फिर से सेना के चॉपर्स उड़ान भर चुके हैं। 4 जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए युद्ध स्तर पर ऑपरेशन को शुरू किया गया है। एक बार फिर से इस पर विस्तृत जानकारी दें, मौसम का भी अपडेट दें। इस समय मौसम किस तरह का वहां बना हुआ है? आपके पीछे देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है कि मौसम साफ है, मौसम की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मान के चलें कितनी जल्दी ये ऑपरेशन खत्म कर देंगे सेना के जवान? जी, निश्चित रूप से अगर मौसम की बात कीजिए तो आपको मौसम पहले दिखा देते हैं कि किस तरीके से पहाड़ों में आज मौसम बिल्कुल साफ है, धूप खिली हुई है। और जिस तरीके से ऑपरेशन आज चल रहा है, सर्च ऑपरेशन, सुबह 7 बजे से ही इसको शुरू कर दिया गया था। और अब जिस तरीके से हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां पे रेस्क्यू चल रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो खबर निकल कर ये आ रही है कि जो बद्रीनाथ धाम माणा कैंप के पास आईटीबीपी में जो लोग शनिवार और शुक्रवार को निकाले गए थे, उनको आज सबसे पहले आर्मी हेलीपैड जोशीमठ पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि वो लोग सुरक्षित है। और उस सुरक्षित लोगों को अब यहाँ जोशीमठ लाया जा रहा है, और सुबह से लगातार उन लोगों को यहाँ पे लाया जा रहा है। और अभी 5 से 6 लोगों को यहाँ पे लाया गया है जो बिल्कुल सुरक्षित है। इसके अलावा अगर दूसरा अपडेट हम बताएं तो जो एक सुनील कुमार हिमाचल का रहने वाला था, वो पहले ही अपने घर जा चुका था, जिसकी पुष्टि प्रशासन के द्वारा की जा चुकी है। और जो 4 लोग वहां पे फंसे हुए थे जिनकी डेथ हो गई थी, उसकी पुष्टि भी जिला प्रशासन कर चुका है कि 4 लोगों की डेथ हो चुकी है। पूरे घटनाक्रम में अगर देखा जाए तो 54 लोग इसमें फंसे हुए थे वहां पे, जिसमें से लगभग 46 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। 4 लोगों की डेथ है और 4 लोग अभी भी मिसिंग है। अगर बात करें तो आर्मी अस्पताल में 22 लोगों का इलाज चल रहा है। एक व्यक्ति को कल रेफर कर दिया गया था ऋषिकेश एम्स में, जिसका अभी ऋषिकेश में इलाज चल रहा है। इसके अलावा
जो अन्य लोग जो लगभग जिनकी संख्या 22-23 जो बद्रीनाथ धाम है 22 से 23, उनको आज अभी कुछ देर बाद सबको जोशीमठ पहुंचा दिया जाएगा। अब केवल जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो उन 4 लोगों का चल रहा है जो पूरे घटनाक्रम में मिसिंग है, और आज दोपहर तक ये पूरा रेस्क्यू पूरा कर लिया जाएगा। लगभग आईटीबीपी के और आर्मी के 140 से अधिक जवान इस समय बद्रीनाथ धाम में बर्फ को काट रहे हैं, और जो लोग मिसिंग है उनकी ढूंढ को सुबह से की जा रही है। इसके अलावा जिस तरीके से कल हमने देखा कि 7 हेलीकॉप्टर लगाए गए थे, जिसमें 5 आर्मी के थे और 2 प्राइवेट हेलीकॉप्टर यहाँ पे लगाए गए थे। आज भी इसी तरीके का सर्च ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है, और जिला प्रशासन का कहना है कि बद्रीनाथ माणा के पास जो हेलीपैड है उससे बर्फ हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अगर ज्यादा देर होगी तो जो लोग सुरक्षित है उनको MI-17 से आज आर्मी हेलीपैड जोशीमठ लाया जाएगा, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी कर दी गई है। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि बीआरओ ने लगभग 14 किलोमीटर सड़क से बर्फ हटाने का काम लगभग पूरा कर लिया है बद्रीनाथ धाम तक, और अब पैदल जो यानी कि सड़क मार्ग से जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ या आईटीबीपी की टीमों को मूव किया गया था उनको भी आज बद्रीनाथ धाम पहुंचा दिया जाएगा, ये जिला प्रशासन की तरफ से बताया जा रहा है। जी ठीक है नितिन सेमवाल, आपने सारी जानकारी दे दी। इस समय जो ऑपरेशन चल रहा है, जो करंट अपडेट वहां से निकल कर आ रहे हैं हमारे दर्शकों को, अब आपसे जानना चाहेंगे उन परिवारों के लिए, खास तौर पर उन 4 लोगों के परिवारों को सरकार किस तरह से, प्रशासन की तरफ से किस तरह से समझाया जा रहा है, जिनको शायद 2 दिन से रातों को नींद नहीं आई होगी, जिनके घर के लोग अभी तक घर नहीं लौटे हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि वो सही सलामत अपने घर लौटेंगे, और उन्हीं के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो लोग अभी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिनमें 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि कर दी गई है और 4 लोगों को ढूंढने के लिए जो ऑपरेशन चल रहा है, सरकार की तरफ से किस तरह से उनको समझाया जा रहा है, क्या जवाब प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्रवार सुबह जब ग्लेशियर टूटने की घटना बद्रीनाथ धाम के माणा से निकल कर आई तो स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बना के रखी, और शनिवार को तो स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जोशीमठ पहुंचे थे, जहां उन्होंने जो घायल हैं 11 लोगों का हाल चाल जाना, इसके अलावा अधिकारियों से फीडबैक लिया और अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि जो भी परिजन संपर्क करना चाहेगा जिला प्रशासन से उनको पूरी जानकारी दी जाए, उनके परिजनों की जानकारी बिल्कुल उनको सटीक पहुंचाई जाए। और इसी क्रम में कल से प्रशासन लगातार उन परिवारों से संपर्क कर रहा था जो जिनके परिजन यहाँ पे फंसे हुए हैं, जिनके घर के लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, उनके बारे में लगातार जानकारी जुटाई जा रही है। और कल रात भर बीआरओ की टीम ने जितने भी अपने मजदूर हैं उनके संपर्क किया है, उनके घरों में संपर्क किया है। हो सकता है कि जैसे हिमाचल के सुनील कुमार वापस अपने घर चले गए थे, ऐसे कुछ मजदूर अन्य भी अपने घर वापस गए हों, तो उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। सरकार गंभीर इस पूरे मामले पर है और परिजनों से भी बात की जा रही है, जो यहाँ पे घायल है उनसे भी लगातार सरकार के जो भी मंत्री या मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पे पहुंच रहे हैं वो लगातार बात कर रहे हैं। जिला के तमाम अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं। आर्मी के ऑफिसर आर्मी अस्पताल में मौजूद हैं। किसी भी जो घायल मजदूर हैं उनको कोई परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल यहाँ पे अभी रखा जा रहा है आर्मी अस्पताल में। जी और शुक्रिया आपका नितिन सेमवाल, जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर। बढ़ रहे हैं आगे, आपको बताते हैं आगरा में तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजाने वालों की अब खैर नहीं है। आगरा पुलिस ने तय मानकों से ज्यादा आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर बजाने वालों पर अभियान छेड़ दिया है। दरअसल यूपी बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने अभियान को छेड़ा हुआ है और इस अभियान के दौरान जो भी डीजे या फिर लाउडस्पीकर को तय मानकों से ज्यादा आवाज में चलाएगा तो कार्रवाई होगी। पुलिस ने अभी तक लगभग 280 से ज्यादा लाउडस्पीकरों को उतरवाया है। कई लाउडस्पीकर्स की आवाज धीमी करवाई है। बढ़ रहे हैं आगे, हापुड़ की खबर आपको बता रहे हैं। हापुड़ के गढ़ कोतवाली पुलिस ने 2 गैंगस्टर की अवैध रूप से अर्जित की गई करीब 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया है। दोनों शातिर अपराधियों ने गिरोह बनाकर संपत्ति को अर्जित किया था। गैंगस्टर संजीव और दिलावर शातिर अपराधी हैं। पुलिस ने दोनों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। हापुड़ पुलिस की जो अभियान है, जो कुख्यात अपराधी हैं, जो गैंगस्टर हैं, उनकी पूरी तरीके से कमर तोड़ने के लिए, उनको आर्थिक रूप से अक्षम बनाने के लिए हमारी कार्रवाई लगातार चल रही है। इसी क्रम में कल थाना गढ़ क्षेत्र में
1 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति को कुर्क किया गया है, चल और अचल संपत्ति। ये 2 अपराधी जो गैंगस्टर एक्ट के अपराधी हैं, इनकी डीएम महोदया से अनुमति प्राप्त करके धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए से भी अधिक मूल्य की कुर्की करी गई है। अगली खबर कानपुर से है, जहां पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर मार्केटिंग का एक अनोखा तरीका देखने को मिला है। ज्वेलर ने इंस्टाग्राम पेज को प्रमोट करने के लिए एक खास और बहुत ही हटके तरीका निकाला। इन्होंने कहा है कि जो भी इनके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करेगा, शेयर करेगा, यहां कमेंट करेगा, ये उन्हें सोने की एक कील फ्री में देंगे। देख रहे हैं आप 3 तस्वीरें, भीड़ लगी हुई है इनकी दुकान के बाहर। बर्रा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी शॉप में लोग सोने की कील लेने के लिए इनके इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और यहां कमेंट कर रहे हैं। भीड़ भारी पहुंची हुई है यहां पर महिलाओं की। कई लोग सिर्फ फॉलो करने के बाद, फ्री गिफ्ट लेने के बाद यहां पहुंच रहे हैं, फ्री गिफ्ट लेने के लिए पहुंच रहे हैं, जिससे दुकान के बाहर जो लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं उससे स्थानीय लोगों को दिक्कत भी हो रही है। दुकानदार ने कुछ लोगों को सोने की कील दी भी है। ये देखिए, ये महिला अपने हाथ में, आपको तीसरी विंडो में आप देखेंगे, कील दिखा रही है। ये एक छोटी सी कील जो नाक के कोके के समान है, और ये इतनी सी कील महज इनके इंस्टाग्राम पेज को लाइक, शेयर और कमेंट करने के बाद मिल रही है। अमित निगम, अमित निगम, हमारी चित्रान ज्वेलर्स नाम से बर्रा 5 में ज्वेलरी की शॉप है। रीजन ये है, हमने एक प्रमोशन कराया है अपना, जिसमें हमने बताया है कि हम 5% और 4% मेकिंग चार्ज पे ज्वेलरियां बेच रहे हैं, सोने की 100% हॉलमार्क सर्टिफाइड ज्वेलरियां बेच रहे हैं। जिसके लिए मैंने प्रमोशन के लिए एक तरीका अपनाया है, जिसमें मैंने सभी अपने कस्टमर और सभी भाइयों से अनुरोध किया कि जो भी हमारी रील को शेयर, फॉलो करके इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे लाइक करके आएगा, उसको हम एक एक सोने की कील प्रोवाइड कराएंगे। सर एक्चुअल में मैंने बहुत से वो देखे हुए हैं जिसमें प्रमोशन के थ्रू ही कस्टमर को बुलाया जा सकता है, तो उसी तरह से मैंने सोचा कि कुछ जिस तरह से मैं मॉडलों पे पैसा खर्च करता हूँ या अपनी लग्जरी पे खर्च करूँ, तो उसकी जगह मैंने कस्टमर को ही ये पैसे कील देने का निर्णय लिया। लगभग मैं 700 या 800 लोगों को कील वितरित कर चुका हूँ। मथुरा में 40 दिन तक चलने वाली होली अपनी खुमारी पर है, और दरअसल देखिए इस बार ब्रज के लोगों ने मांग एक बड़ी उठा दी है, जिसको लेकर चर्चा लगातार की जा रही है। ब्रजवासियों ने मांग उठाई है कि मथुरा में इस बार मुसलमान दुकानदारों को होली से जुड़े हुए सामान ना बेचने दिया जाए। इस संबंध में धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा है कि पिछले दिनों जिस तरीके से बरेली में धमकियां मिली हैं, उसको देखते हुए इस तरीके की मांग को हम उठा रहे हैं, और मुसलमानों को होली के सामान ना बेचने के लिए हम ये मांग लगातार उठाते हैं। पिछले दिनों बरेली में जिस प्रकार देखने में आया कि मुस्लिम समाज के लोग हमें धमकियां दे रहे हैं, तो हम धर्म रक्षा संघ की ओर से हमने ये निर्णय लिया है कि ब्रज क्षेत्र में हम मथुरा, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोकुल, दाऊजी सभी जगह होली के दौरान मुस्लिम समाज के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाएंगे। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का व्यापार, रंग गुलाल बेचने का काम होली में करे या होली की भीड़ में घुसकर हुड़दंग करे, क्योंकि हमें इनकी भावनाओं से अभी भी पूरा खतरा है। होली का पर्व अपने आप में खास होता है, क्योंकि इस पर्व में लोग आपसी मतभेद और दुश्मनी को बुलाकर एक दूसरे के गले मिलते हैं और गुलाल लगाते हैं। लेकिन इस बार की होली अपने आप में खास होने जा रही है। ब्रज की होली में जो ब्रज के संत हैं, उनके द्वारा मांग उठाई गई है कि जो मुस्लिम दुकानदार हैं वो ब्रज की होली में उनकी एंट्री पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिस तरीके से कुंभ में मुस्लिम युवकों की एंट्री पर पाबंदी थी। संतों का आरोप है कि बरेली में जिस तरीके से पिछले दिनों धमकियां मिली हैं, उसके बाद उनको इस तरीके की मांग उठानी पड़ी है, ताकि प्रेम और सौहार्द का जो पर्व है वो सकुशलता के साथ संपन्न हो सके। नितिन गौतम, न्यूज़ 18, मथुरा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मथुरा के वृंदावन में होली पर लगने वाले मेले में मुस्लिम समाज के आने और मेले में दुकान न लगाने में, यानी कि जो मांग की जा रही है उस पर पाबंदी लगाने को लेकर गैर संवैधानिक इसको बताया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। कि मथुरा के वृंदावन से कुछ लोगों ने ये ऐलान किया है
कि यहाँ होली के मेले में लगने वाली दुकानें मुसलमान नहीं लगाएंगे और मुसलमानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, उनकी एंट्री बैंड रहेगी यहाँ पर। कितना तुरफा तमाशा है ये। इस तरह की बातें करके समाज के अंदर नफरत घोल रहे हैं लोग, और ये संवैधानिक उसूलों के खिलाफ है। हिंदुस्तान का रहने वाला हर शख्स यहाँ का नागरिक है, यहाँ का शहरी है, कहीं भी दुकान लगा सकता है, कहीं भी मकान खरीद सकता है। आप सुन रहे हैं यहाँ पर रजवी कह रहे हैं कि ये असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ इस मांग को बता रहे हैं, जिसमें हिंदू संगठनों की तरफ से मांग की जा रही है कि इस बार होली की खुमारी जो चढ़ चुकी है लोगों के सिर पर, मथुरा में 40 दिन तक ये महोत्सव चलेगा। इसमें गैर हिंदू लोगों को होली का सामान ना बेचने दिया जाए, दुकानें ना लगाने दी जाए। इस पर आप रजवी का बयान सुन रहे थे। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पहाड़ से लेकर मैदान तक जो बारिश हुई है उससे फसल और बागवानी के लिए नई उम्मीदें पैदा हो गई हैं। किसान और विशेषज्ञ दोनों इससे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि के आसमान में छाए ये बादल यहाँ के किसानों और बागवानों के लिए बड़ी राहत लेकर आए हैं। खेती में जहां पहाड़ से लेकर मैदान तक पहुंची गेहूं की फसल लहला रही है, तो वहीं मैदानी फ्रूट बेल्ट में आम और लीची में भी बौर है। तो ऐसे में बारिश की बौछारों से किसान बेहद खुश हैं। इसे मैं अमृत बरसात कह सकता हूं, क्योंकि इस समय जो बारिश यहाँ पर हुई है यह बिल्कुल खेतों की फसलों के लिए और हमारी बागवानी में जैसे आम है, लीची है, कटहल है, इनके लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर इस समय ये जो बारिश हुई है इससे हमारे आने वाले समय में लगभग 30-35 दिन के लिए हमें बहुत बड़ी राहत मिली है, और इसके बाद भी अगर कोई ऐसी बारिश होती है तो उसका फायदा किसान को होगा। कृषि विशेषज्ञ भी मान रहे हैं कि तेजी से बढ़ते तापमान को बारिश की फुहारों ने थाम दिया है, लिहाजा इससे बेहतर फसल की उम्मीद बढ़ गई है। फसलें हैं और जो फल हैं, सब्जियां हैं, सबके लिए वरदान है, क्योंकि इस समय जैसे मुख्य रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में जो गेहूं है उसमें बारिश की नितांत आवश्यकता थी, जो वर्षा आधारित हमारे थे। तो ये अगर कहा जाए कि कृषि के लिए, कृषि बागवानी के लिए ये जो वर्षा है, ये जो मौसम है, ये वरदान साबित होगा, और हम आशा कर रहे हैं कि इससे हमारा उत्पादन प्रभावित नहीं होगा बल्कि बढ़ेगा। इस बार जाड़ों में होने वाली बारिश और बर्फबारी बेहद कम हुई थी, जिसका असर गेहूं की फसल के साथ ही साग सब्जियों, सेब, आड़ू, पुलम, आम, लीची और कटहल की पैदावार पर भी पड़ना तय था। लेकिन विदाई की बारिश ने बेहतर फसल की एक नई उम्मीद जगा दी है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। प्रयागराज से खबर, जहां पर लूट की घटना के 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूट का सामान भी बरामद कर लिया है। घटना के इस्तेमाल में की गई 2 बाइक बरामद कर ली गई है। 22 फरवरी को सीपी गौतम स्कूल के पास में पीपल गांव में बैंक कैशियर के घर पर कुछ लोगों ने पानी पीने के बहाने तमंचे के बल पर लाखों की लूट को अंजाम दिया था। अब इसी कड़ी में पुलिस जब तहकीकात करने निकली तो पुलिस ने न सिर्फ इन बदमाशों को पकड़ लिया बल्कि इनके पास से सामान को भी बरामद कर लिया है। घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें स्वाट सर्विलांस और थाने की टीम एसीपी डूमनगंज के निकट कुशल पर्यवेक्षण में आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। इसमें 3 अभियुक्त गिरफ्तार हैं, सुलेमान हक, दीपक कुमार भूसिया और अरविंद कुमार। ये जो दीपक कुमार भूसिया है ये मास्टरमाइंड है। ये जो महिला है जिनके घर में घुसे थे ये उनके रिश्तेदार हैं और ये सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का कार्य करते हैं, और जो घर में सीसीटीवी लगा था उसका लाइव फीड देखते रहते थे, और उसी के चलते इन्होंने जो है अपने दोनों मित्रों के साथ में इस घटना को जो करने का प्लान बनाया और इस घटना को कार्य किया। संभल हिंसा की बात करेंगे, जहां पर न्यायिक जांच आयोग की 2 दिनों की जांच पूरी हो गई है और 15 लोगों के आयोग ने बयान दर्ज किए हैं। यहां पर डीएम और संभल एसडीएम ने बयान दर्ज कराए हैं, और यहीं आपको बताएं कि हरिमंदिर केस के वादी का भी बयान दर्ज करा लिया गया है। जामा मस्जिद कमेटी के लोगों के बयान आयोग ने दर्ज कराए हैं। अब आगे ये रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी जाएगी बयानों के दर्ज कराने को लेकर।
जांच आयोग चौथी बार 2 दिन के लिए आए हैं और आज कुल 15 लोगों के बयान दर्ज हुए हैं। कल 29 लोगों के बयान दर्ज हुए थे। तो जितने भी लोग थे, चाहे वो चिकित्सा विभाग के थे, अधिकारीगण थे या आम जनमानस थे और अन्य जो भी व्यक्ति जो बयान दर्ज कराना चाहते थे, और सभी को माननीय न्यायिक आयोग ने समाचार पत्रों के माध्यम से, और हम लोग उस दिन जामा मस्जिद में थे, जो सर्वे हो रहा था, दोनों सर्वे जब हुआ था हम लोग वहाँ मौजूद थे। वहाँ हम लोग क्योंकि अंदर थे तो बाहर की कार्रवाई हम नहीं देख पाए थे, लेकिन बहरहाल जो हमने आयोग के सामने अपने एफिडेविट दिए हैं उसमें सारी बात जो हमने देखी थी वो लिख दी है। क्योंकि ये गोपनीय मामला है तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि इस वक्त नहीं बता सकते, और आयोग ने हमसे ये कहा है कि हम अगली बार आएंगे तो आपके बयान लेंगे, और अगर ये संभव नहीं हुआ तो हम आपको